नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता के बारे में और वो भी हम पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर कालीन और गुप्त काल के बारे में। तो दोस्तों, बैराट आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अवशेष। मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष या प्रमाण। तो बैराट की पहाड़ी से हमें मौर्य काल के क्या अवशेष मिले हैं या प्रमाण मिले। तो बैराट से हम तीन पहाड़ियों के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तो भीम की डूंगरी, बिज्जक डूंगरी और गणेश डूंगरी, जिसे महादेव डूंगरी भी कहा जाता है। इनका अध्ययन हमने पिछले पार्ट में कर लिया था, लेकिन आज हम पढ़ते हैं ये बिज्जक की पहाड़ी है। बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी। दूसरी है अपनी भीम डूंगरी, दूसरी पहाड़ी है भीम की डूंगरी। इसकी खोज की थी 1871-72 ईस्वी में। इसकी खोज 1871 और 72 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी 1871-72 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने। तो यहां से क्या मिला है दोस्तों? अशोक का खंडित शिलालेख मिला है। अशोक का खंडित शिलालेख। ये दोस्तों भीम की डूंगरी है। इसकी खोज 1871-72 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने की थी और उन्होंने यहां से अशोक का खंडित शिलालेख खोज निकाला। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक का खंडित शिलालेख कहां से मिला है। अगर हमें पहाड़ियों की संख्या दी जाती है कि बिज्जक की पहाड़ी से, भीम की डूंगरी से या गणेश की पहाड़ी से, तो हमें भीम की डूंगरी से अशोक का खंडित शिलालेख मिला है, लेकिन भीम की डूंगरी भी बैराट की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी है बिज्जक की पहाड़ी। बिज्जक की पहाड़ी, इसकी खोज की थी 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। और यहां से क्या मिला है? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। यहां से दोस्तों अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। भाब्रू शिलालेख, इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? भाब्रू शिलालेख ये अशोक का, या ऐसे बोल देते हैं दोस्तों, अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ये भाब्रू शिलालेख है। इससे हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इसकी लिपि की अगर बात करें दोस्तों, इसकी लिपि भी बता देता हूं मैं। भाब्रू शिलालेख की लिपि क्या है? इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के बौद्ध धर्म
अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की जानकारी। इस पहाड़ी से जो भाब्रू शिलालेख मिला है, इससे हमें यह जानकारी होती है कि एक तो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो गो हत्या पर प्रतिबंध, अशोक के द्वारा जो गो हत्या थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो भी जानकारी हमें अशोक की जो अशोक के जो भाब्रू शिलालेख है उससे हमें जानकारी मिलती है। यहां से एक बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध मठ मिला है जिसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की यहां से हमें एक बौद्ध मठ मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ये है वो मथुरा शैली की है, मथुरा शैली में निर्मित है। तो बौद्ध मठ मिला है, उसमें हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है और वो भी मथुरा शैली की है। और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे, तो उसमें वो मूर्ति भी हीनयान संप्रदाय की है, हीनयान धर्म था, उससे संबंधित हमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, वो मथुरा शैली में निर्मित है। उस समय में दोस्तों दो शैलियां थी, एक तो मथुरा शैली थी और दूसरी थी गांधार शैली। तो ये मथुरा शैली में बनी हुई है। और ये जो भाब्रू का शिलालेख है, ये दोस्तों 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में इसे यहां से हटा दिया गया था। इसे यहां से हटाकर कहां रखा गया? भाब्रू का शिलालेख है वो बिजक पहाड़ी पे स्थित था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, लेकिन भाब्रू शिलालेख है वो अब बिजक पहाड़ी पर नहीं है। 1840 ईस्वी में इसे हटाकर एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहां रखा गया है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में। ये कहां रखा है दोस्तों? अब इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। तो दोस्तों बैराट से हमें मौर्यकालीन अवशेष या प्रमाण मिले हैं, उनमें हमें बिज्जक की पहाड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बिज्जक की पहाड़ी है। इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। और यहां से हमें जो एक लेख मिला है, इस लेख को हम क्या बोलते हैं? भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख है वो मौर्यकालीन शासक अशोक से संबंधित है और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि है। इस लेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने, एक तो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, दूसरा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक ने गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी हमें जानकारी भाब्रू शिलालेख से मिलती है। यहाँ से एक बौद्ध मठ मिला है जिसे भगवान बुद्ध की, वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति भी मिली है जो मथुरा शैली में निर्मित है और बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। और यहीं से दोस्तों बौद्ध संघ की जानकारी मिलती है।
बौद्ध संघ की जानकारी मिलती है। बौद्ध संघ की जानकारी या बौद्ध संघ की जानकारी के साथ साथ ही या त्रिरत्न या फिर त्रिरत्न त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बौद्ध संघ की जानकारी मिलती है या फिर बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न था उनके बारे में जानकारी मिलती है। त्रिरत्न में हम दोस्तों पढ़ते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो यहां से हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। इसीलिए इस भाब्रू शिलालेख है, इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। इसे भाब्रू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख, इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। यहां से दोस्तों मृद भांड भी मिले हैं। मृद भांड, मौर्यकालीन मृद भांड मिले हैं। तो मृद भांड हमें दो प्रकार के मृद भांड मिले हैं। दो प्रकार के मृद भांड मिले हैं, NBPW और PGW। एक तो NBPW और PGW। N का मतलब नॉर्थ है, B का ब्लैक है, P का पेंटेड पॉलिशदार वेयर। तो नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। तो हमें क्या मिला है, एक तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड मिले हैं और दूसरा हमें मिला है चित्रित स्लेटी मृद भांड। तो मौर्य काल से संबंधित हमें जो मृद भांड मिले हैं उनमें हमें NBPW और दूसरा PGW, यानी NBPW का अर्थ है उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। तो ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों कि उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड हमें कहां से मिले हैं। तो मौर्य काल से, या मौर्य काल से हमें किस प्रकार के मृद भांड मिले हैं। तो मौर्य काल से हमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड या चित्रित स्लेटी मृद भांड मिले हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां जो मृद भांड मिले हैं उन पर कुछ चित्र मिले हैं। तो एक तो हमें स्वास्तिक का चित्र मिला है दोस्तों, और दूसरा हमें मिला है त्रिरत्न चक्कर। ये अवशेष मिले हैं। तो मौर्य काल से हमें जो मृद भांड मिले हैं उन पे जो चित्र मिले हैं, मृद भांडों पे जो चित्र मिले हैं उन चित्रों में हमें एक तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, एक त्रिरत्न चक्र मिला है। और यहां से मौर्य काल की ईंटें मिले हैं। तो ये तो था दोस्तों अपना मौर्य काल से संबंधित अवशेष या प्रमाण। पढ़ते हैं दोस्तों मौर्योत्तरकालीन अवशेष। मौर्योत्तरकालीन अवशेष।
या प्रमाण। तो बैराट से हमें दोस्तों मौर्योत्तरकालीन अवशेष में हमें सबसे पहले एक सूती कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा मिला है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां से एक सूती कपड़ा मिला है। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हमें सूती कपड़े का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिला है, तो बैराट की पहाड़ी से हमें सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। और इस सूती कपड़े में हमें दोस्तों कुछ लिपटी हुई मुद्राएं मिली हैं। तो यहां पर कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। इस कपड़े में लपेटी हुई 36 मुद्राएं मिली हैं, 36 मुद्राएं मिले हैं। इनमें 8 मुद्राएं दोस्तों, 8 जो मुद्राएं हैं, 8 मुद्राएं हैं वो चांदी की हैं, चांदी की है। पंचमारक, पंचमारक मुद्राएं, चांदी की पंचमारक मुद्राएं हैं। इसे दोस्तों आहत मुद्राएं भी कहते हैं, आहत मुद्राएं, इसे हमें आहत मुद्राएं भी कहते हैं। तो बैराट से हमें एक सूती कपड़ा मिला है जिसमें 36 मुद्राएं लपेटी हुई मिली है। और तो उसमें 8 मुद्राएं हैं वो चांदी की हैं, जिसे पंचमारक मुद्राएं भी बोला जाता है और आहत मुद्राएं भी बोला जाता है। इसमें जो 28 मुद्राएं हैं, 28 मुद्राएं, 28 मुद्राएं हैं दोस्तों, वो हिंद यवन शासकों की हैं। 28 मुद्राएं किसकी है दोस्तों, हिंद यवन शासकों के हैं, जिसे हम इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक शासक। तो दोस्तों यहां से हमें सूती कपड़े में कुल कितनी मुद्राएं मिली हैं, 36 मुद्राएं मिले हैं। ये मौर्योत्तरकालीन, मौर्य काल के बाद के अवशेष मिले हैं कि सूती कपड़ा मिला है जिसमें 36 मुद्राएं मिले हैं। 36 मुद्राएं में 8 मुद्राएं हैं वो चांदी की हैं, जिसे पंचमारक या आयत मुद्राएं कहा जाता है, जबकि 28 मुद्राएं हैं वो हिंद यवन शासकों की हैं, या इसे इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। इनमें भी क्या है, 16 जो मुद्राएं हैं, 16 मुद्राएं, 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं हैं। ये अकेला एक ऐसा शासक था, मिनेंडर की मुद्राएं हमें मिली। ये था अपना मौर्योत्तरकालीन अवशेष। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि मौर्योत्तरकालीन अवशेष में हमें एक सूती कपड़ा मिला है। तो परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि सूती कपड़े का प्रमाण कहां से मिला है, तो हमें बैराट से मिला है और ये मौर्योत्तरकालीन अवशेष माना जाता है। 36 कुल मिला के हमें कितनी मुद्राएं मिली हैं, कुल मिला के हमें 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 मुद्राएं चांदी की मुद्राएं जिन्हें पंचमारक या आहत मुद्राएं भी बोला जाता है। 28 मुद्राएं हैं वो हिंद यवन शासकों की है, जिसे इंडो ग्रीक शासक भी बोला जाता है। उस इनमें से भी 28 मुद्राओं में 16 मुद्राएं अकेले जो यूनानी शासक थे ना, मिनेंडर, तो मिनेंडर की मुद्राएं हैं 28 मुद्राओं में। तो अगला पढ़ते हैं दोस्तों हम गुप्तकालीन। गुप्तकालीन अवशेष या प्रमाण। गुप्तकालीन अवशेष या प्रमाण, यहां से हमें शंखलिपि मिली है। क्या मिली है दोस्तों, यहां से हमें शंखलिपि मिली है। गुप्तकालीन अवशेष में हमें शंखलिपि मिली है। इन्हें शंखलिपि, कूटलिपि भी बोला जाता है दोस्तों, कूटलिपि, शंखलिपि या इसे कूटलिपि भी बोला जाता है। और गुप्तकाल में होने के कारण इसे गुप्तकालीन लिपि भी कहा जाता है। तो दोस्तों बैराट से हमें गुप्त काल के अवशेष में शंखलिपि मिली है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में बार बार यह भी पूछा जाता है कि शंखलिपि के अवशेष हमें कहां से मिला है,
तो बैराट से मिला है। शंख लिपि को कूट लिपि भी कहा जाता है, गुप्त लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुप्त काल में मिली थी। इस लिपि की विशेषता ये है दोस्तों कि जब विदेशी शासकों ने आक्रमण किया था ना, तब ये बौद्ध भिक्षु थे ना, तो बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाओं के अंदर अपना ज्ञान लिखा था। गुफाओं के अंदर बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाओं में अपना ज्ञान लिखा। तो दोस्तों ये जो लिपि मिली है हमें, शंख लिपि, ये शंख लिपि में यानी गुप्त काल में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था ना, तब ये बौद्ध भिक्षु गुफाओं में रहते थे और बाहर अपने जो ज्ञान का प्रचार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने जो अपना ज्ञान था वो गुफाओं में ही लिख दिया था। और वो कौन सी लिपि थी? शंख लिपि। तो बौद्ध भिक्षुओं ने जो गुफाओं में अपना ज्ञान लिखा था वो शंख लिपि, कूट लिपि या गुप्तकालीन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। गुप्तोत्तरकालीन अवशेष। गुप्तोत्तरकालीन अवशेष या प्रमाण। दोस्तों 634 ईस्वी की बात है। 634 ईस्वी में गुप्तोत्तरकालीन अवशेष की बात अगर करें तो 634 ईस्वी की बात है। यहां एक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग, यानी चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, जिसने बैराट की यात्रा की थी। तो गुप्तोत्तरकालीन अवशेष के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 634 ईस्वी की बात है। और 634 ईस्वी में एक यहां चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग। चीनी यात्री आए थे दोस्तों ह्वेनसांग। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। इसे दोस्तों तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित, नीति का पंडित। तो दोस्तों 634 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसने बैराट की यात्रा की थी, और चीनी यात्री ह्वेनसांग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी अपनी, सीयू की। उसने सीयू की नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें बैराट को क्या बताया है दोस्तों? बैराट को इसने क्या कहा है? पार यात्र कहा है। पार यात्र के नाम से पुकारा है बैराट को। तो दोस्तों ह्वेनसांग ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की, जिसमें बैराट को पार यात्र के नाम से भी बताया गया है, या पार यात्र के नाम से उसने वर्णन किया है। और इसमें इसने बौद्ध मठों की संख्या है वो 8 बताई है। बौद्ध मठों की संख्या, बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है दोस्तों। और भीनमाल जो जालोर जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये चीनी यात्री ह्वेनसांग थे ना, तो सर्वप्रथम राजस्थान में, या सबसे पहले राजस्थान में कहां आए थे? भीनमाल। तो सबसे पहले राजस्थान में
भीनमाल, भीनमाल, भीनमाल में आए थे। ये कहां है दोस्तों? जालोर में है। तो ह्वेनसांग ने सबसे पहले राजस्थान में जो यात्रा की थी वो भीनमाल जालोर में स्थित है, तो भीनमाल में आए थे। भीनमाल को इसने पीलो मोलो कहा है। भीनमाल को इसने किस नाम से पुकारा है दोस्तों? जालोर में स्थित है भीनमाल, और भीनमाल को इसने पोलो मोलो के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों गुप्तोत्तरकालीन अवशेष में हम देखते हैं कि 634 ईस्वी की बात है, एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आए थे जिन्होंने बैराट की यात्रा की थी, और उन्होंने उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित के नाम से भी ह्वेनसांग को जाना जाता है। और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सी यू की, जिसमें बैराट को पार यात्रा कहा है, बैराट को पार यात्रा के नाम से पुकारा है। और इसी पुस्तक में उसने बौद्ध मठों की जो संख्या बताई है दोस्तों वो 8 बताई है। और सबसे पहले राजस्थान में ये है ना भीनमाल जो जालोर जिले में स्थित है वहां पर आए थे, और भीनमाल को उन्होंने पिल्लो मोलो के नाम से पुकारा है। तो ये था दोस्तों अपना बैराट की सभ्यता। इसी के साथ अपनी बैराट की सभ्यता समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली किसी सभ्यता में। धन्यवाद दोस्तों।